हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र टो सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? तो देखिए, पंचगव्य में गाय का गोबर भी शामिल होता है, गाय का दूध भी शामिल होता है, गाय का घी भी शामिल होता है, इसके अलावा गोमूत्र शामिल होता है और दही शामिल होता है। ठीक है, पंचगव्य में क्या क्या शामिल होता है? गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मूत्र और दही। ये 5 चीजें पंचगव्य में शामिल होती हैं, मगर तुलसी इसमें शामिल नहीं होती। ठीक है, आगे चलें। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में संकलित है? तो गद्य और पद्य दोनों में संकलित वेद यजुर्वेद है। कौन सा? यजुर्वेद। ठीक है, आगे चलें। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो देखिए, 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। ठीक है, और 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलें। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता, भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो देखिए, अमीर खुसरो का जन्म यह कासगंज के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? कासगंज के पटियाली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का। इन्हें कव्वाली का पिता कहा जाता है, भारत का तोता भी कहा जाता है, या तोता ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और यह किसके दरबार के दरबारी कवि थे? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और अमीर खुसरो ने सात राजाओं का शासनकाल देखा था। ठीक है, 7 राजाओं का शासनकाल देखा था। किसने? अमीर खुसरो ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलें। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो देखिए, लौह और रक्त की नीति बलवन ने अपनाई थी। किसने? बलवन ने। इसी बलवन ने नवरोज नामक उत्सव शुरू किया था। नवरोज नामक उत्सव की शुरुआत की थी, और इसी बलवन ने सिजदा और पैबोस प्रणाली की शुरुआत की थी। इसी बलवन ने तुर्कान ए चिहलगामी की समाप्ति की थी। ठीक है, तुर्कान ए चहलगामी की समाप्त को किसने किया? तुर्कान ए चहलगामी को किसने समाप्त किया था? तो यह बलवन ने। ठीक है, आगे चलें। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वालिस चेरू ने पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो यह 1612 में। कब? 1612 में। आगे चलें। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? तो पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन 1616 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है, आगे चलें। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है? तो देखिए, तीसरा
तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेके 1792 तक चला था। ठीक है, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस। ठीक है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच चला था और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और यह तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यह श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, और यह कहां पड़ता है? तो यह मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, आगे चलें। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो कौन सा ऐसा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो ये औद्योगिक क्रांति। कौन सी? औद्योगिक क्रांति। ठीक है, आगे चलें। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से, एक मिनट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? यानी विधिक समानता या कानून के सामने समानता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 14। कौन सा? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो यह अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। किससे? अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो धार्मिक मामलों के प्रबंध से संबंधित है। किससे? धार्मिक मामलों के प्रबंध से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है या अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, और अनुच्छेद 26 यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? तो भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ अनुच्छेद 18 के तहत किया था। किसके तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। और यही अनुच्छेद 18 यह उपाधियों के अंत से भी संबंधित है। किससे? उपाधियों के अंत से भी संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 17 अभी मैंने बताया अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो यह लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 धर्म लिंग जाति या जन्म स्थान, धर्म लिंग जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध करता है। अनुच्छेद 15। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलें। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने से प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद लगाता है? तो यह अनुच्छेद 23 है। कौन सा? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 यह बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित। ठीक है, अनुच्छेद 26 अभी हमने बताया धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है। प्रबंध से, धार्मिक मामलों के प्रबंध से संबंधित है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 32 यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और इसी अनुच्छेद 32 को भीम अंबेडकर जी ने
अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है? क्या कहा है? संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि यह पाक जल संधि है। कौन सी? पाक जल संधि। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल यह मिनिकॉय या लक्षद्वीप, मिनिकॉय या लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। किससे? मालदीव से। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, या ऑप्शन में लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो यह लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, निकोबार से। ठीक है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल यह मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल यह लक्षद्वीप के मुख्य भूमि, लक्षद्वीप के मुख्य भूमि, लक्षद्वीप के मुख्य भूमि को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है। लक्षद्वीप के मुख्य भूमि को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। और 6 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 6 डिग्री चैनल भारत के इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है, इंडोनेशिया को। 6 डिग्री चैनल भारत के इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। आगे चलें। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। यह कहां स्थित है? तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। किससे? कहां स्थित है? तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर में करीब 899 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। कितने किलोमीटर में स्थित है? तो 899 किलोमीटर भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। आगे चलें। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो यह त्रिपुरा में है। कहां? त्रिपुरा में। देखिए, कर्क रेखा यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। ठीक है। आगे चलें। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और वाह्य मेंटल शामिल होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको स्थलमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थलमंडल। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, उसे क्या कहते हैं? तो 52 डिग्री दक्षिण में उसे 52वां समानांतर दक्षिण कहते हैं। ठीक है। आगे चलें। कर्क रेखा कहां से गमन करती है? तो देखिए, कर्क रेखा यह विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? 18 देशों से होकर गुजरती है, और जिसमें भारत और सऊदी अरब भी शामिल होते हैं। ठीक है। आगे चलें। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पहली बार घोषित किया गया था? तो देखिए, 1965, इसी 1965 में कृषि लागत एवं
मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी? ठीक है, इसी 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। इसी 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय खाद्य निगम, खाद्य निगम यानी FCI की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसी 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। इसी 1965 में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की स्थापना हुई थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। और इसी 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसी 1965 में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP किस फसल के लिए घोषित हुआ था? तो धान के लिए। किसके लिए? धान के लिए। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। आगे चलें। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक शामिल नहीं है, यह अनुकूल मंडी। ठीक है, अनुकूल मंडी। आगे चलें। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ 579 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और यह उत्तर प्रदेश के कितने जिले इसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये 7 जिले। इनका क्रम से सीरियल क्या है? देखिए, इसकी ट्रिक है पीली बस मां, पीली बस मां, पीलीभीत, पी से देखो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, ठीक है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और म से महाराजगंज। ठीक है, अब इसमें कौन सा है? देखो, पीली बस मां, पी से पीलीभीत, ल से लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर और ये महाराजगंज। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो सीतापुर शामिल नहीं है। ठीक है, आगे चलें। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? तो देखिए, गंगा नदी के किनारे बिठूर स्थित है, 2 हो जाएगा। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है, 4 हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे जौनपुर स्थित है, 1 हो जाएगा। और सई नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो प्रतापगढ़। 2, 4, 1, 3। देखिए ऑप्शन में कहां है 2, 4, 1, 3? बी में। ठीक है, आगे चलें। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो देखिए, इन ऑप्शन में उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद संत रविदास नगर है। कौन सा? संत रविदास नगर। और ऐसे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है हापुड़। कौन सा है? हापुड़। ठीक है, और हापुड़। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी। ठीक है, आगे चलें। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? तो मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती किस जिले की सीमा?
तो अलीगढ़ की, किसकी? अलीगढ़ की। आगे चलें। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल पूछे तो गन्ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गन्ना। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल पूछे, खाद्यान्न फसल अगर पूछता है तो ये कौन सा होगा? गेहूं। कौन सा होगा? गेहूं। तो इसमें व्यावसायिक फसल पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलें। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहां पे है? तो बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो यह आलमबाग लखनऊ में है। कहां? आलमबाग लखनऊ में। आगे चलें। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचेम यूपी की स्थापना कब हुई थी? एसोचेम, SOCHAM, एसोचेम यूपी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, एक एग्जाम में एसोचेम यूपी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो एसोचेम यूपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द एसोसिएटेड चैम्बर the Associated Chambers of Commerce, the Associated Chambers of Commerce and Industry of उत्तर प्रदेश। ठीक है, एसोचेम यूपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। आगे चलें। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। ठीक है, आगे। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल उपयोग में आता है। और ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? SMTP। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित ग्राम्यदेश प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो यह सी नहीं है। कौन सी? सी। निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 101011 देगी? तो इसमें से कौन सी देगी? बी। कौन सी? बी। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस द्विआधारी संक्रिया का परिणाम 111010 होगा? तो इसमें किसका परिणाम 111010 होगा? तो ये बी का। किसका? बी का। आगे चलें। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। डायोप्टर किसका मात्रक होता है? तो डायोप्टर यह लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। किसका? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। कैंडेला किसका मात्रक होता है? तो ये ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकेंड लीवर का उदाहरण है? तो क्लास सेकेंड लीवर का उदाहरण हॉल बैरो। कौन सा? हॉल बैरो। आगे चलें। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। आगे चलें।
किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जाती है? तो धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है? यह विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के द्वारा धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जाती है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या होता है? जिगर। जिगर या इसको यकृत भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? तो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान कौन करता है? तो ये मेरुदंड करता है। ठीक है, कौन? मेरुदंड। और यह किसका बना होता है? तो यह तंत्रिका फाइबर से बना होता है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है कौन? मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन? मेडुला ऑब्लंगेटा। आगे चलें। अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ? तो महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? तो यह शिमला में। ठीक है, आगे चलें। जुलाई 2022 में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा? 7वां। आगे चलें। जुलाई 2022 के स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में कितने सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया था? तो कितने सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया था? तो 161 सदस्यों ने। कितने? 161 सदस्यों ने। आगे चलें। जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची 2022 में किन दो भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? तो 2022 में किन दो भारतीय स्थलों को शामिल किया गया 50 महानतम स्थलों की सूची में? तो ये अहमदाबाद और केरल को। किसको? अहमदाबाद और केरल को। आगे चलें। अगस्त 2022 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग सत्र 2022 सीजन 9 की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी क्या थे? सबसे महंगे खिलाड़ी का क्या नाम है? तो ये थे पवन सहरावत। कौन थे? पवन सहरावत। अगस्त 2022 में कौन वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, कि पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। कौन? नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी को पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसका? CSIR का। 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो देखिए 31वां व्यास सम्मान ये डॉक्टर असगर वजाहत को महाबली के लिए दिया गया। किसके लिए? महाबली के लिए। ठीक है, अब वर्तमान में 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? 32वां व्यास सम्मान वर्तमान में 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, किसके लिए? पागल खाना के लिए। किस पुस्तक के लिए? पागल खाना। ठीक है, 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को महाबली के लिए दिया गया था और वर्तमान में 32वां व्यास सम्मान यह डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, इनकी कृति पागल खाना के लिए। ठीक है, और व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी।
ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसके द्वारा के बिरला फाउंडेशन, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और 1991 में पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो पहला व्यास सम्मान ये रामविलास शर्मा को दिया गया था। किसको? रामविलास शर्मा को पहला व्यास सम्मान 1991 में दिया गया था। किसको? रामविलास शर्मा को। किस कृति के लिए? तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। किसके लिए? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। ठीक है, आगे चलें। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो यह संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? यानी साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो ये रेचल कार्लसन है। कौन है? रेचल कार्लसन। लास्ट क्वेश्चन, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है, तो यह संतुलित विकास के लिए भी हानिकारक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए भी हानिकारक है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हानिकारक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।